हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अदालत में फर्जी वसीयत को किस तरीके से चैलेंज किया जा सकता है। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे आधार है जिससे ये साबित हो पाएगा कि कोई भी वसीयत है ये फर्जी है या फिर नहीं है। क्योंकि वसीयत जो है, जो कोई भी व्यक्ति जब भी बनाता है तो उसका इच्छा होती है कि उसे किसे देना है, किसे नहीं देना है, और उसकी जो है जीवन काल में उसने कमाई है, संपत्ति मिलकत है, उसे जिसे देना है वो दे सकता है। लेकिन अगर ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से आधार है जिसे ये साबित हो सकता है कि ये वसीयत जो बनाई गई है ये फर्जी टाइप की है। क्योंकि आजकल जो है संपत्ति के बहुत झगड़े होते हैं परिवार के अंदर, जो क्लेसेस होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि परिवार की सारी संपत्ति जो हड़पना चाहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से आधार है जिससे ये साबित हो सकता है कि जो वसीयत बनाई गई है वो फर्जी है, और उस आधार पर आप किस तरीके से कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें वसीयत की, तो वसीयत यानी कि कोई भी व्यक्ति जो पूरे जीवन काल में जो भी मिलकत कमाता है, जो भी संपत्ति कमाता है, तो उसके ऊपर पूरा उसका अधिकार होता है कि वो उसे किसे देनी है, किसे नहीं देनी है, कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी है, वो सारी जो है उसका पूरा अधिकार होता है। जीवन काल के दरमियान उसने जो संपत्ति कमाई है, मिलकत कमाई है, उसे किसको देनी है वो संपूर्ण इच्छा और संपूर्ण जो है अथॉरिटी उसी की होती है। और जो कानून के तौर पर माने तो वसीयत भी एक जो व्यक्ति की आखिरी इच्छा मान के चला जाता है। इसी कारण इसके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती है। इसके लिए कोई स्टैंप भी इसीलिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। व्यक्ति चाहे तो वसीयत को रजिस्टर करवा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं करवा सकता। व्यक्ति एक से ज्यादा भी वसीयत लिख सकता है। जरूरी नहीं कि केवल एक ही लिखी या पहली लिखी या रजिस्टर करवा दी तो वही फाइनल हो गई, ऐसा नहीं है। वो एक से ज्यादा लिख सकता है वसीयत, लेकिन जब दूसरी वसीयत लिखता है तो जब पहली वो ऑटोमेटिक ही नल एंड वॉइड हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी है कि जिससे ये हो सकता है कि जो वसीयत है वो फर्जी है या नहीं, वो साबित हो सकती है। क्योंकि कुछ परिवार के लोग ऐसे होते हैं कि जो सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं और इसके लिए वो फर्जी वसीयत बनाकर पेश करते हैं, जिससे सारी संपत्ति केवल पर्टिकुलर लोगों को ही मिल जाए। तो ऐसे में कैसे साबित कर सकते हैं कि ये बनाई गई है वसीयत फर्जी है या नहीं है, तो इसके आधार पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आधार हम बात करें तो इच्छा के विरुद्ध बनाई गई वसीयत। अगर कोई व्यक्ति की इच्छा नहीं थी कि ए व्यक्ति है जिसके बी और सी दो बेटे हैं, और ए व्यक्ति ने जो वसीयत है उसकी इच्छा के विरुद्ध जो बी बेटे ने प्रेशराइज करके सारी संपत्ति उसके नाम लिखवा दी, जबरदस्ती करवा दी। तो यहाँ पर पिता की इच्छा नहीं थी, तो इच्छा के विरुद्ध अगर वसीयत बनाई गई है तो उसे नल एंड वॉइड माना जाएगा, वो फर्जी मानी जाएगी, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध यहाँ पर वसीयत बनाई जाती है तो उसे भी जो है फर्जी वसीयत माना जाता है। दूसरा पॉइंट है किसी के प्रभाव में लिखी गई हो वसीयत, यानी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जो अपने उत्तराधिकारी है उसके साथ रहता है और उसमें किसी एक के साथ रहता है और उसमें उसका इन्फ्लुएंस है, तो उसके प्रभाव में आ जाता है और सारी संपत्ति केवल एक को दे देता है, बाकी को बेदखल कर देता है। तो ये एक प्रभाव वाली बात हो गई। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके 4 पुत्र हैं, अब 4 पुत्र में से वो जिसके साथ रह रहा है तो उसके साथ डेफिनेटली अटैचमेंट ज़्यादा होगा या प्रभाव उसका ज़्यादा होगा जिसके साथ रह रहा है उसके साथ। तो अगर कोई अचानक से जब वसीयत करे तो सारी संपत्ति चारों पुत्रों में या बच्चों में इक्वली बांटने की जगह केवल जिसके साथ रह रहा है केवल उसी के नाम सारी संपत्ति कर दे, तो यहाँ पर ये बात आती है, और कोई प्रॉपर जेन्युइन रीजन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर ये बात आती है कि ये किसी के प्रभाव में बनाई गई है, कि क्योंकि वहाँ पर वो हर रोज जिसके साथ रहता था उसके प्रभाव में आने के बाद इस तरीके की वसीयत बनाई गई है।
तो ये भी इस तरीके की वसीयत होती है, उसे भी आप चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि जब किसी के प्रभाव के अंडर बनाई गई है तो ये न्यूट्रल नहीं है, ये एक स्वतंत्र तरीके से निर्णय लिया गई वसीयत नहीं है। तो इस तरीके की अगर कोई वसीयत होती है जो कि ये इम्पैक्ट करती है कि ये किसी के प्रभाव में आकर बनाई गई वसीयत है, तो उसे भी आप चैलेंज यहाँ पर कोर्ट में कर सकते हैं। तीसरा आधार ये है कि कोई बीमार व्यक्ति है और वो वसीयत लिखता है तो भी उस वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो बीमारी के कारण कई बार उसमें मेंटल जो स्ट्रेंथ होती या निर्णय लेने की जो क्षमता होती वह काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो कैपेबल नहीं होते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं, तो वो पर्टिकुलर जो न्यूट्रल डिसीजन लेने हो वो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। तो बीमार व्यक्ति की ऐसी हालत होती है, वो डिपेंडेंट होते हैं, वो काफ़ी हद तक कई बार होश में नहीं होते, क्योंकि उन्हें बहुत रिस्क करना पड़ता है, उन पर दवाइयाँ जो असर करती है। तो काफ़ी कई बार होता है कि वो अपनी बौद्धिक क्षमता लगभग कम हो गई होती है, जब बीमार होते हैं तब की बात है। अगर वो स्वस्थ हो जाते हैं उसके बाद वो वसीयत लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो बीमार होते हैं, टोटली रेस्ट पर होते हैं, दवाइयों का असर जब ज़्यादा होता है, और ऐसी परिस्थिति में जब वो अपनी जो बौद्धिक क्षमता का उपयोग कम है, उस वक्त अगर कोई वसीयत लिखवाता है या लिखता है तो ऐसी वसीयत को भी यहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये वसीयत भी जो है संपूर्ण स्वस्थ कंडीशन में नहीं लिखी गई है। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति उसकी जो सेवा कर रहा है या कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर उसका वो इन्फ्लुएंस डलवा के वो एक फर्जी यानी कि एक बायस वसीयत वहाँ पर लिखवा सकता है। तो ऐसी भी वसीयत होती है जो कि बीमारी की हालत में, व्यक्ति बहुत बीमार है, ऐसी कंडीशन में अगर वो वसीयत लिखता है तो ऐसी वसीयत को भी चैलेंज कोर्ट में किया जा सकता है। चौथा आधार ये है कि गवाहों के आधार पर कौन की वसीयत जब लिखी गई है तो वसीयत के अंदर कौन गवाह है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बन जाती है बात। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिसके नाम वसीयत हो रही है, संपत्ति जिसको मिल रही है, उन लोगों का और जो वसीयत लिख रहा है उन गवाहों से क्या रिलेशन है वो भी कई बार चेक करना होता है। कि क्योंकि कई बार गवाह होते हैं वो जिसे संपत्ति मिलने वाली होती है उसके कुछ इन्फ्लुएंस में होते हैं या फिर उसके पक्ष में होते हैं। तो ऐसे तरफ की अगर कोई गवाह कौन है, क्या रिलेशन है वसीयत लिखने वाले से, या क्या रिलेशन है वसीयत मिलने वाले से, जिसको वसीयत मिल रही है, जो संपत्ति मिल रही है, उनसे क्या रिलेशन है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर बायस गवाह हैं तो ऐसे गवाहों के आधार पर भी जो है वसीयत को यहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है कि कंटेंट, वसीयत का कंटेंट। वसीयत का कंटेंट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। कई बार कोई व्यक्ति, जैसे उसके 2 पुत्र है, तो किसी एक पुत्र को सारी संपत्ति दे देता है और किसी दूसरे पुत्र को वो पूरी तरीके से बेदखल कर देता है। तो यहाँ पर बेदखल कर देना, नहीं कर देना, या किसी एक को संपत्ति पूरी दे देना, वो संपूर्ण जो वसीयत लिख रहा है उसका अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पर जो बेदखल कर दिया है तो उसके लिए प्रॉपर यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा कि आखिर केवल एक ही पुत्र को यहाँ पर पूरी संपत्ति दी और दूसरे को जो बेदखल कर दिया वो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बेदखल किया तो क्या रीजन दिया है। अगर कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, प्रॉपर वैलिड स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, जेन्युइन रीजन नहीं है, और ऐसे ही विदाउट रीजन अगर उसे बेदखल कर दिया तो ऐसे टाइप की भी जो संपत्ति वसीयत होती है उसे चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि कई जो ये भी एक तरह का इन्फ्लुएंस या बायस वसीयत आ जाती है कि किसी एक को पूरी संपत्ति और दूसरे को कुछ भी नहीं, बेदखल, और अगर रीजन भी नहीं तो वो वैलिड यानी कि फर्जी मानी जा सकती है, उसे चैलेंज किया जा सकता है। अगर वैलिड रीजन है, स्ट्रॉन्ग रीजन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, वैलिड रीजन नहीं है, तो फिर ऐसे जो कंटेंट इसमें जो है किसी एक को पूरी संपत्ति और दूसरे को पूरी तरीके से बेदखल, तो इस तरीके की वसीयत को भी यहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है। और आखिरी पॉइंट है, छठा पॉइंट, कि कोई पागल व्यक्ति अगर वसीयत लिखता है तो वो भी नल एंड वॉइड होती है। देखिए, वसीयत वही व्यक्ति लिख सकता है जो कि संपूर्ण मेंटली फिजिकली स्वस्थ हो और अपनी
जो बौद्धिक क्षमता का पूरा उपयोग करके वो लिखे तो उसके लिए वो वैलिड माना जाता है। लेकिन अगर कोई पागल व्यक्ति है जिसकी मानसिक परिस्थिति ही खराब है, वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले सके, सही डिसीजन ले सके, और अगर इस तरीके के व्यक्ति के द्वारा जब लिखी गई होती है वसीयत, तो वो वसीयत भी एक चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग डिसीजन एक स्वस्थ कंडीशन में होशो हवास में ले सके। तो अगर कोई व्यक्ति होशो हवास में ही नहीं है, बीमार है या पागल है, तो ऐसी परिस्थिति में लिखी गई जो वसीयत है वो भी जो है चैलेंज किया जा सकता है। तो ये 6 आधार थे कि इसके आधार पर आप, अगर कोई इनमें से कोई एक आधार हो तो आप वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। अभी बात आती है कि व्यक्ति कितनी वसीयत लिख सकता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर पहली वसीयत लिखी है और फिर उसने रजिस्टर्ड भी कराई है, लेकिन फिर भी वो दूसरी वसीयत लिख देता है लेकिन उसे रजिस्टर नहीं करवाता, तब भी जब पहली जो वसीयत है वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगी। जैसे ही दूसरी वसीयत लिखता है वो पहली वाली नल एंड वॉइड हो जाएगी, चाहे दूसरी रजिस्टर कराई हो न कराई हो, वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और अगर दूसरी के बाद तीसरी लिखता है तो पहली दोनों वसीयत यहाँ पर जो है नल एंड वॉइड हो जाएगी, यानी कि जो आखिरी वसीयत होगी वो ही वैलिड मानी जाएगी। कई बार आखिरी वसीयत में अगर कोई व्यक्ति आखिरी परिस्थिति में कोरे कागज पर भी साइन कर देता है और कुछ वसीयत लिख देता है, तब भी वो वैलिड मानी जाती है, क्योंकि वो जो लास्ट वसीयत थी वही वैलिड मानी जाती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि अगर कोई फर्जी वसीयत हो या ऐसी वसीयत हो ऐसे कौन से आधार है जिसके कारण ये साबित हो कि ये जो वसीयत है वो स्वस्थ न्यूट्रल कंडीशन में नहीं लिखवाई गई है, और इसे चैलेंज कैसे किया जाए। तो ये 6 आधार है, इसके आधार पर आप जो है किसी भी वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।